नमस्कार साथियों। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं सिवान बिहार से वरिष्ठ हमारे युवा साथी आदित्य जी, जो कि हिंदी कविता के क्षेत्र में एक उभरता हुआ नाम है। तो हम लोग इनको हमेशा विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया के ग्रुपों में, अन्य समूहों में, मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में अक्सर सुनते हैं। ऐसे में ये मंच के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आदित्य जी हमारे साथ जुड़े हैं और आदित्य जी से आज हम उनके कविताओं के सफर के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कविता लेखन के क्षेत्र में उनका पदार्पण हुआ और कैसे उन्होंने कविताओं को अभिव्यक्ति के एक सशक्त माध्यम के रूप में, जनसेवा के एक सशक्त माध्यम के रूप में अपने साथ जोड़ा। कैसे उन्होंने कविता को आंदोलन बना करके समाज के सामने रखने की कोशिश की। तो ये सबसे पहली बात तो ये है आदित्य जी की, कामायनी के मंच पर आपको पाकर के मंच जो है बहुत गौरवान्वित हुआ है। दूसरी बात यह है कि हम लोग एक पहली बार इस मंच में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे आप ही से कि क्या कविताओं के क्षेत्र में जो आजकल कविताएं लिखी जा रही हैं या पढ़ी जा रही हैं, लिखने से आशय पत्र पत्रिकाओं से है और पढ़ने से आशय मंचों से। ऐसे में आप किस माध्यम को श्रेष्ठ माध्यम मानते हैं और क्यों? जी सर, एक बार और प्रश्न कीजिएगा। जी, एक बार और प्रश्न कीजिएगा। हमने कहा दरअसल कविताएं आजकल जो पढ़ी जा रही हैं, जो लिखी जा रही हैं, उनमें एक सशक्त माध्यम के रूप में मंचीय कविता को आप मानते हैं या फिर जो पाठ्य पुस्तकों पत्रिकाओं में कविताएं छपती हैं उनको मानते हैं? क्या आपके विचार हैं? चाहता कौन तो मैं माध्यम यही जन सरोकारों के जी अधिक नजदीक है? चाहता तो मैं यही हूँ कि मतलब मंच पर जो कविताएं होती हैं और लोग इकट्ठा होकर जो सुनते हैं वही हो, मगर जी, मंच से जो आज कविताएं हो रही हैं, जो मंच से वो वैसी नहीं हो रही हैं जैसी मतलब होनी चाहिए। यदि कविताएं वैसी हों जैसी हुआ करती थी, जैसे निराला के समय में हुआ करती थी, महादेवी के समय में हुआ करती थी, तो फिर मैं सबसे बेहतर जो माध्यम मानता हूँ वही वो यही है कि मंच पर एकत्रित होकर श्रोताजन एक जगह एकत्रित होकर जो सुनते हैं वो सबसे बेहतर लगता है मुझे। लेकिन जी, बस तभी जब कविता मंच से बेहतर कविता पढ़ी जा रही हो। जी, हम्म, सही कहा आपने। दरअसल मंचों के जरिए ही आम जनमानस तक जो है कविता की आवाज पहुंचाई जा सकती है और मंच एक कविता का सशक्त माध्यम है। पत्र जी पत्रिकाओं के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि पत्र पत्रिकाएं शायद पढ़े लिखे लोगों तक सीमित रह जाती हैं, लेकिन जो मंच है जी उससे जी जी कम पढ़े लिखे लोग या गैर पढ़े लिखे लोग भी जुड़ जाते हैं। जी, आपका क्या बिल्कुल मत है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यहाँ जो पत्रिकाओं में कविताएं होती हैं वहाँ समझाने के लिए भी कोई नहीं होता, और कभी कभी कभार यदि अपने से काव्य पाठ करता है तो चीजें समझा कर भी बताता है, तो उससे और बेहतर कविता समझ में आती है। तो मंच से जो कविताएं होती हैं वो हमेशा ही बेहतर रहती हैं। बिल्कुल। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है
सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कविताओं में आज के संदर्भ में आप क्या समस्या देखते हैं कविता लेखन के क्षेत्र में? किस तरीके से आज आपको के लगता समय है में कि जो कविताएं हो गई, मतलब जो मंचीय, आजकल एक नाम हो गया मंचीय कविताएं, ये एक अलग तरह की हो गई हैं, और एक बेहतर कविताएं अलग तरह की हो गई हैं। मंचीय कविताएं ऐसी हो गई हैं कि श्रोता को लुभाने के लिए हो गई हैं, कि श्रोता मतलब जिस पर तालियां आए, श्रोता जिसे ज्यादा सुने। मुझे लगता है कि कविता ऐसी नहीं होनी चाहिए केवल कि जिसे श्रोता सुनना चाहता है। कविता ऐसी होनी चाहिए कि श्रोता श्रोता को, मतलब जिसकी जरूरत हो, श्रोता को जैसा सुनना चाहिए, मतलब ये कवि तय करे कि श्रोता को कैसा सुनना है। ये नहीं कि श्रोता बिल्कुल तय करे कि उसे बस पसंद आ रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ऐसा मैं जो बिल्कुल। लिखूंगा वो अच्छा ये श्रोता सुने और वो बेहतर रहे उसके लिए। जी जी जी, अच्छा आदित्य जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा। दो तरीके के श्रोता होते हैं, एक होते हैं आलोचक और दूसरे होते हैं श्रोता। जो श्रोता आलोचक होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, जी लेकिन जो श्रोता होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, कवियों के लिए दोनों की जरूरत है, दोनों ही बिल्कुल। कवियों के लिए खाद पानी का काम करते हैं। खैर, ये जी एक बड़ा मुद्दा है, इस पर हम लोग आगे चर्चा जारी रखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं जी। कि आपने पहली बार कविता लिखने का विचार कब किया? कैसे आपको लगा कि कविता भी मैं लिख सकता हूँ? ये तो कभी मुझे नहीं लगा कि मैं कविता लिख सकता हूँ। ऐसा लग कभी, मतलब मुझे, मैं ये अक्सर मेरे भीतर सवाल आता रहता है अभी भी कि मैंने कविता कैसे लिखना शुरू किया। और कभी जब भी विचार करता हूँ तो कोई ठोस कारण नहीं मिलता है कि जिसके वजह से मैंने शुरू किया हो। मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि मतलब कविता का बीज जो था मेरे भीतर हमेशा से ही था, और वो कब बड़ा हो गया, पौधा बन गया और मैं कब लिखने लग गया, ये मुझे खुद ऐसे समझ नहीं आया। और यदि कोई पूछे तो मैं ऐसे कारण बहुत बता देता हूँ कि मेरे जो गुरु जी हैं वो कहते हैं कि चुभन से कविता जन्म लेती है, या फिर आह से कविता का जन्म होता है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन लेकिन कोई ठोस कारण, आपका क्या अनुभव है इस संदर्भ में? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आ, जो जो हम आसपास देखते हैं समाज में, उसी से जन्म होता है कविता का। ये तो सच बात है कि कविता ऐसे अपने आप नहीं जन्म लेती है, कुछ कारण होते हैं, ठोस कारण होते ही हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी रहा था। और लिखने के बाद जो कविता जो शुरू करने के बाद सब कविता में बदलाव आया, ये पढ़ने के बाद बदलाव आया। बड़े कवियों को, महाकवियों को, निराला को, महादेवी को, नागार्जुन को, तो पढ़ने के साथ चीजें और बेहतर होती रहती हैं और बेहतर होती गई। और क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये चीजें आगे समझ में आई। जी जी आदित्य जी, जी सर, जी सर। तो तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पहली बार जब आपने कविता लिखी, पहली कविता, जी तो जी कैसा जी। अनुभव रहा उसमें आपका कविता लिखने का? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं लिख सकता हूँ। मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है जैसा मैं सोचा करता था कि कैसे जोड़ेंगे शब्दों को, कैसे राइमिंग मिलाएंगे। तो ऐसा धीरे धीरे लगने लगा कि मैं लिख सकता हूँ, और वो लगने के कारण ही मैं आगे जी बढ़ता गया। यदि जी अनुभव सही नहीं रहा होता तो मैं लिखता भी नहीं। तो जी, तो ये एक जैसे बहुत रमेश शर्मा जी, महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कवि जी, जैसे एक रमेश शर्मा कवि हैं, मैं बीच में मैंने मेरे मन में कभी आ गया था कि कविता नहीं लिखूंगा। मैंने उनसे कहा था कि कविता लिखना छोड़ रहा जी हूँ, तो उन्होंने एक बात कहा था कि अगर कविता तुम्हारे भीतर होगी तो भले तुम कविता छोड़ दो, लेकिन भीतर होगी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम लिखना फिर से शुरू बिल्कुल कर बिल्कुल दोगे। तो ये भी एक बात है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस चीज से। जी जी दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जी सर। कविताओं में जो गीत हैं, गजल हैं, या फिर लंबी कविताएं हैं,
उनमें से क्या आपको लिखना ज्यादा पसंद है? अभी तो खास तौर से मैं गजलें लिखना ही ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, कोई अपनी एक जी गजल जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, सुना सकते हैं? जी सर, जी सर। जी ये छोटी सी एक गजल है कि मतलब जी। है कि टूटे दिल को लेकर अक्सर कैसा लगता है, जी। टूटे दिल को लेकर अक्सर कैसा लगता है, इस दुनिया का हिस्सा होकर कैसा लगता है, टूटे क्या दिल बात को है, बहुत लेकर सुंदर। अक्सर कैसा लगता है, इस दुनिया का हिस्सा होकर कैसा लगता है, और तुझको बिल्कुल। खोने का जोखिम कैसे ले सकते हैं, तुझको क्या खोने बात। का जोखिम कैसे ले सकते हैं, देख चुके हैं खुद को खोकर कैसा लगता है, देख चुके हैं क्या खुद बात। को खोकर कैसा लगता है, और किसको हम भाएंगे अगर अपनी सच्चाई कह दें, किसको क्या बात। हम भाएंगे अगर अपनी सच्चाई कह दें, तुमको वो सर्कस का जोकर कैसा लगता है, क्या तुमको बात। वो क्या बात। सर्कस का जोकर कैसा लगता है। कैसा लगता और है? आखिरी शेर है कि पहले जाकर दुनिया का हर लम्हा लूटेंगे, पहले क्या जाकर बात। दुनिया क्या का बात। हर लम्हा लूटेंगे, फिर देखेंगे घर पर आकर कैसा लगता है, फिर क्या देखेंगे घर बात है, पर बहुत आकर सुंदर, कैसा बहुत लगता सुंदर। है। शुक्रिया। बहुत सुंदर। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज आपने अनुभव की होगी कि जी सर। जब कभी कविताओं के क्षेत्र में कुछ लोगों में ये विचार आता है कि कविताएं अक्सर विद्रोह को जन्म देती हैं। आपका क्या मानना जी जी जी, ये बिल्कुल सही है। और महाकवियों को पढ़ने के बाद तो ये मतलब सटीक लगता है ये बात। जैसे नागार्जुन मेरे सबसे प्रिय कवि हैं, और नागार्जुन के विषय में है? सभी जी। को मालूम है कि वे कैसे कवि थे। तो उनको पढ़कर तो ये लगता है कि मतलब विद्रोह को जन्म देता है, और मेरे भीतर भी ऐसा है। मतलब मैं भी ऐसी कविताएं लिखता हूँ जिसमें विद्रोह की जी। भावना होती है, और हम्म। सवाल होती हैं, टिप्पणियां होते हैं, सवाल होते हैं, टिप्पणियां होती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। जी। जी दूसरी चीज, अभी एक आपने शेर लिखा था, जी मुझे ध्यान आ रहा है, बड़ा अच्छा शेर, अभी शायद 3 अप्रैल को आपने लिखा था। उम्र भर जिए बेगरज ही आदित्य, बात तेरी आई तो मतलबी हो गए। हाँ। तो क्या क्या मायने निकाला जाए इस शेर का? क्या कहना चाहता है हमारा आदित्य इसमें? अब ये तो लाइव चल रहा है सर, ये मतलब शेर का मतलब ही किस कुछ ऐसे तो बेगरज रहे, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति मिला और उसके लिए मतलबी भी हो गए कभी कभार। मतलब दुनिया को मतलब कि जाए भाड़ में, ऐसा ही कुछ विचार चलिए, कुल मिलाकर प्रेम में पूरी तरह हाँ समर्पण का विचार आप रखते हाँ, हैं। समर्पण का विचार, जी जी जी, कि तुमसे ऊपर तो कुछ ये नहीं। एक, बिल्कुल ये एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ आजकल प्रेम पर लिखना और प्रेम करना, कभी कभी होता है कोई जी व्यक्ति प्रेम पर बहुत लिखता है लेकिन प्रेम करता नहीं है। आप जी आपके सर, बारे जी में सर, जी क्या सर। है? आपके बारे में क्या है? आप प्रेम लिखते हैं या ऐसा लगता है कि आप प्रेम करते हैं? क्या मैं सच कह रहा हूं? प्रेम मतलब मैं लिखता हूँ कि करता हूँ, मतलब नहीं, प्रेम के कारण आपकी तो लिखता आपकी हूँ ये कविताएं तो। पढ़कर ऐसा लगता है कि आप प्रेम करते हैं। जी तो सर, क्या मैं सच समझ पा रहा हूं आपको? जी सर, सच बात है। मुझे तो लगता है कि प्रेम है भीतर, और ये प्रेम जो होता है ये भीतर ही होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के आने के कारण आपके भीतर उपजता है, ये आपके भीतर पहले से ही होता है। और ये मतलब प्रेम किसी खास चीज से ही केवल नहीं करते हैं आप, मतलब संसार के हर चीज से बिल्कुल। करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई खास मिला तो आपने प्रेम करना शुरू कर दिया। ये प्रेम का जो बिल्कुल। उपजाऊ होता है ये भीतर पहले से ही होता है, तो ऐसा कोई विशेष नहीं है कि। जी सर। मुझे तो लगता है आपने कई बार प्रेम किया है, ऐसा है क्या कुछ?
नहीं नहीं, अभी उम्र मेरा 20 ही साल है, 20 साल में कोई कितनी बार प्रेम कर लेगा। फिर भी आपकी लेखनी तो यही बताती है, तुम भी टूटे हो क्या मेरी माफिक, क्यों हंसने लगते हो हर मिसरे पे। हाँ, ये टूटना केवल प्रेम में ही नहीं होता है, इश्क मोहब्बत में ही नहीं होता है। ये इसका टूटे का मेरा जब भी बात आता है तो ये दुनिया से ही रिलेटेड होता है। जैसे दुनिया को देखकर, आसपास की चीजों को देखकर, और उससे जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, मैं उसको उसके ऊपर लिखता हूँ कि ये टूटा हुआ हूँ, ये पीड़ा है, ये बातें हैं। तो ये केवल प्रेम से ही रिलेटेड नहीं होता है। तो आज के संदर्भ में युवा कवि राजनीति और समाज के लिए क्या कहना चाहता है? वीडियो रुक गया। क्या आज हमारा समाज और राजनीति दोनों की जो स्थिति है उसे जी सामान्य समझकर आगे बढ़ा जा सकता है, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा या तो कुछ किसी चिंतन, या कुछ जी चिंतन की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, और ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, किसी काल में नहीं हो सकता है कि विचार नहीं किया जाए, ऐसे ही राजनीति राजनीति को अपने हिसाब से चलने दिया जाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। राजनीति जी जनता विचार करते रहना ही, सब बेहतर भी लग रहा हो तब भी जनता को विचार करते रहना चाहिए, और जहाँ बोलने की जरूरत है, कहने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, वो होते रहना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जनता राजनीति को खुला छोड़ दे कि सब ठीक हो रहा है, बिल्कुल ये अपने से चलता रहे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और तो कभी का भी यही काम होता है। जी अच्छा, कोई एक ऐसी कविता आप सुनाइए जिसे लगता हो आज हाँ, के संदर्भ में वो कविता युवाओं तक आपका संदेश पहुंचना चाहिए। ऐसा तो वीडियो रुक गया क्या हमारा? नहीं, चल रहा है। जी ये राजनीति की बात कर रहे थे आप, और इसमें ये टूटे की बात कर रहे थे, तो यही इसमें 3 शेर हैं कि हमने भी गम जी अच्छे खासे देखे पर, हमने भी गम अच्छे खासे देखे पर, आया क्या फिर भी कोई डर चेहरे पर। हमने भी गम अच्छे खासे देखे पर, आया क्या फिर भी कोई डर चेहरे पर। और आपने जो शेर कहा, तुम भी टूटे हो क्या मेरी ही माफी, तुम भी टूटे हो क्या मेरी ही माफी, क्यों हंसने लगते हो हर एक मिसरे पर। तुम भी टूटे क्या हो क्या बात। मेरी ही माफी, क्यों हंसने लगते हो हर एक मिसरे पर। अगर राजनीति की बात करी आपने, कुर्सी पाकर फिर बिल्कुल कोई सुनता है क्या, कुर्सी पाकर फिर कोई सुनता है क्या, क्यों चिल्लाते रहते हो उस बहरे पर, क्यों चिल्लाते रहते क्या हो उस बात। बहरे पर। जी तो ये 3 अच्छा, शेर थे। एक एक बात बताइए, अभी हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने जी मानवीय रिश्तों को तार तार कर दिया। अभी आप जैसे मेरठ वाली घटना आपके आंखों से गुजरी, जी 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 दूसरी तरफ राजनीति में हिंदू मुस्लिम के वोटों को लेकर जो राजनीति चल रही है, अभी आप देखें वक्फ बोर्ड विधेयक पारित किया गया, तो इन सब जी घटनाओं के जी जी पीछे आप क्या देखते हैं? एक कवि हृदय क्या देखता है इनके पीछे? जी हेलो। जी बताएं। जी ये सर। जो तो सामाजिक ये विद्रूपताएं हैं और राजनैतिक प्रतिस्पर्धाएं हैं, आखिर ये मानव जी मूल्यों पर भारी क्यों पड़ती जा रही? इसके पीछे क्या कारण देखता है युवा आदित्य? इसके पीछे जो ये चीजें, सबसे पहले तो कवि हृदय को ये चीजें बहुत ज्यादा दुखित करती हैं, व्यथित करती हैं। और इसके पीछे जो कारण है वो जनता की जो जनता का सोचना, जनता का तर्क वितर्क, जनता का केवल ये चीजों को राजनीति के ऊपर ही नहीं छोड़ा जा सकता है। राजनीति की आलोचना ही केवल समाज को बेहतर नहीं कर सकती है।
कवि, मुझे लगता है कि कवि जी को जनता को भी जागृत करने के लिए कविताएं लिखनी चाहिए। ये नहीं कि केवल हम राजनीति का ही विरोध करें। जनता जिससे बिल्कुल। चीजों को समझ पाए कि उसे क्या सवाल करना है, क्या समाज के लिए क्या बेहतर है, और जो गलत हो रहा है उसके ऊपर क्या, कैसे मतलब उसको सही किया जा सकता है। और जनता जो अभी कर जी रही है, जनता जो अभी निर्णय ले रही है समाज में, वो सही है कि नहीं, किसे चुन रही है, किसे नहीं चुन रही है, ये जो उसका निर्णय है ये सही है कि नहीं, इसके ऊपर भी कवि को लिखना चाहिए। जैसे दुष्यंत का ये सवाल शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये जनता के लिए है, ये केवल राजनीति के ऊपर जी कटाक्ष नहीं है। जनता इसे समझे, जनता इसे जी मतलब जनता भी भाग ले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सही कह रहे हैं आप। जनता का भाग लेना जी सर। बहुत जरूरी है, और जब तक जनता भाग नहीं लेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है लोकतंत्र को लोकतंत्र कहना भी। जी सर। क्योंकि आप जी देखें सर बिल्कुल। लोकतांत्रिक जो आदर्श हैं वो कहीं न कहीं अ, ओझल होते जा रहे हैं पृष्ठभूमि से, और जो जी जी राजनीति है वो अपना जो है उल्लू सीधा करती जा रही है हर एक लेवल पर। जी जी तो सर। ये एक बड़ा काम है। अच्छा ये बताइए, आप बिहार से आते हैं आदित्य जी, तो जी सर। बिहार में तो इस समय राजनीतिक बदलाव के लिए प्रशांत किशोर हैं आपके, और हम्म। ओवैसी जी भी प्रयासशील हैं, और कुछ युवा नेता हैं जैसे चिराग पासवान। जी सर। तो क्या ये सब क्या बिहार में क्या कुछ परिवर्तन लाने वाले हैं, या यूं ही केवल सत्ता बटोरना चाहते हैं? क्या लगता है आपको? जी सर। बातें मतलब जो बिहार में युवा नेता की बातें वर्ग तो हमेशा। राजनीति में है, जी जी। वो सत्ता जी सर। बटोरना चाहता है या फिर अ, राजनीति करना चाहता है? क्या मानना है राजनीति आपका? तो राजनीति ही करना चाहता है, ये तो सही है। और मतलब नेता की बातें तो हमेशा मतलब जनता को बेहतर ही लगती हैं। नेताओं की बातें, नेताओं की जो युक्तियां होती हैं वो जनता को तो अच्छी लगती हैं, और ने अपना काम नहीं किया तक तक जनता के बीच जिसको मौका नहीं मिला हुआ है, और वो कहता है कि उसे मौका मिले तो वो बेहतर करेगा, इस पर हम्म। ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कैसा करेगा कैसा नहीं करेगा, उससे जी ये तो मतलब अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जैसे प्रशांत किशोर जी हैं, चिराग पासवान है, तो प्रशांत किशोर को भी जी कभी मौका नहीं मिला, उन्होंने कभी किसी क्षेत्र में काम नहीं किया है, जैसे जनता जी को मतलब प्रतिनिधित्व करके किसी जी। तो प्रशांत किशोर से क्या बिहार कुछ उम्मीदें लगा सकता चीजें है? देखकर तो लगता है कि राजनीति ज्यादा है चीजों में, अच्छा। विकास से ज्यादा, विकास की बातों से ज्यादा। ठीक है जी। तो कहीं न कहीं इस चीज को, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आवाज आ रही है। हेलो। हाँ हाँ जी जी, आवाज आ रही है आपके साथ। जी सर। ये एक गेस्ट बार बार आ जा रहा है। हम्म। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो मंचों की कविता है, आप उसके खिलाफ एक आंदोलन चला रहे हैं कि मंचीय कविता, हम्म। आपको लगता है कि मंचीय कविता का जो स्वरूप है वो नष्ट हो रहा है?
जी जबकि सर हमारे बिल्कुल। पास इतने बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो अरुण जैमिनी हो, चाहे विष्णु हो, चाहे फिर आपके कुमार विश्वास हो, जो कि जी विश्व पटल पर छाए हुए हैं। तो आपको कैसे लगता है कि मंची कविता खतरे में? आ, ये जो कवि आज के जो कविताएं पढ़ रहे हैं, कविता का जी दो काम होता है। एक तो लोक रंजन, मतलब जी जनता को बेहतर लगती हैं चीजें, जनता को सुनना पसंद होता है। और एक और काम होता है कि जी संसार को बेहतर, मतलब संसार को बेहतर करने के लिए भी बातें करना कवि का काम होता है। हम्म। तो आज की जो मंच पर कविताएं हैं ठीक वो है। केवल लुभाने का काम कर रही हैं, चाहे वो कुमार विश्वास हो या फिर कोई भी हो। तो उनकी जो कविताएं हैं वो ठीक है। ज्यादातर ऐसी हैं जो जनता को केवल लुभाने के काम आती हैं। जनता उससे बेहतर हो, जनता उस पर जैसे राजनीति पर ही सवाल करना शुरू करे, जैसे नागार्जुन थे, ये सीधा सीधा सवाल किया करते थे जी राजनीति पर आज की जो मंचीय कविताएं हैं ऐसी नहीं हैं। यदि सवाल भी किए जी जाते हैं राजनीति में तो स्वयं को बचाकर। ऐसा कुछ नहीं होता है उस उन कविताओं में कि जिससे सरकार के ऊपर या फिर राजनीति के ऊपर कोई प्रभाव पड़े। तो इसलिए हम्म जो मंचीय कविताएं हैं अभी की, वो बस जनता को लुभाने के काम आ रही हैं। कुछ बेहतर उससे हम्म बदलाव हो सके ऐसा तो उसमें कुछ नजर नहीं आता। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो हम्म। अभी मंच पर जो कविताएं मतलब और बेहतर चीजें बदलें, मंच की कविताएं अभी जो हो रही हैं वो बदलें, उसमें बदलाव आए। जी। जी सर। तो क्या बदलाव देखना चाहते हैं? वही मैंने जो वो एक और दूसरा बात बोला कि जनता को जनता सवाल करना शुरू करे, इसके लिए कवि प्रेरित करे। जनता मतलब जनता के क्या लोकतंत्र में जनता का क्या काम है, जनता कैसे भाग ले सकती है, अच्छा, अभी इस अभी पर भी आपने कवि। देखा कुणाल कामरा पर कार्रवाई हो गई। जी एक जी। आर्टिस्ट है विशुद्ध रूप से, इसको किस रूप में आप देखेंगे? कुणाल कामरा पर जो कार्रवाई हुई महाराष्ट्र में, तो इसे किस रूप में आप देखते हैं? जी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। हाँ, तो कुणाल कामरा एक आर्टिस्ट हैं, हास्य कलाकार हैं। उन पर अभी महाराष्ट्र में जी कुछ कार्रवाई हुई। अगर ऐसी कार्रवाई होती रहेगी तो फिर जो आर्टिस्ट है वो कैसे काम करेगा, कैसे सरकार के खिलाफ जी बोल पाएगा? जी आप कह रहे बिल्कुल। हैं उसके लोगों को लिए बोलना चाहिए। जी, उसके लिए जनता का जैसे कुणाल कामरा है, उनके उनके मतलब उनके विरोध में जो हुआ है, तो उसके लिए जनता को खड़ा होना चाहिए उनके साथ। जनता का जितना ज्यादा समर्थन होगा उनके साथ, तब कुछ बदलाव आ सकेगा। हम्म जनता को जानना चाहिए कि उन्होंने जो कहा है, जनता को पहले तो विचार करना चाहिए कि उन्होंने जो कहा है वो हम्म जनता के लिए बेहतर है या नहीं। और यदि बेहतर है तो फिर हम्म जनता उनका साथ दे। हम्म। और जनता ठीक है। साथ देगी तभी राजनीति राजनीति अपने आप रहेगी। और जनता साथ नहीं है तो ये राजनीति चीज जो तो चाहे है। वो करेगी। जी ये चीज तो है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जी वो ये है कि आजकल समकालीन कविता जगत में जब हम बात करते हैं बाबा नागार्जुन की, जब बात करते हैं अज्ञेय की, जी तो उन्होंने बहुत कविताएं छंदबद्ध तरीके से भी की, बहुत कविताएं। तो ऐसी स्थिति में आज जो कविताएं हैं वो किस तरीके से दिख रही हैं, इसको जरा सा जी। देखें। आजकल जो कवि है वो मतलब जो दायरे हैं कविता के, जैसे छंद है और जैसे गजल छंदबद्ध होकर लिखी जाती है, गीतें लिखी जाती हैं, तो आज के जो कवि हैं ज्यादातर वो इससे मुक्त होकर लिखना चाहते हैं चीजों को।
इसे पीछे छोड़कर, जैसे ठीक है। एक नए एक नई कविता का निर्माण करना चाहते हैं, एक नई रचना का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें मतलब इन चीजों का रोक टोक कम हो, बाधाएं कम आए। तो ऐसी कविताएं आजकल ज्यादा दिखती हैं। ठीक है, ठीक है। तो जी आदित्य जी, बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा। ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट रहा। कोई अपनी जी सर। दो कविताएं आप सुनाइए जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो और आपको लगता हो कि हाँ मंच मैं पर वो कविताएं आनी चाहिए। जी मैं शेर शेर लाया था कुछ चार पांच, मैं पहले सुनाता हूँ जी कि जी, स्वागत है, स्वागत है। एक शेर है कि रोशनी का भी तेरा मेरा हुआ, ठीक है। रोशनी का भी तेरा मेरा हुआ, इसलिए भी यहाँ हम्म। अंधेरा हुआ। रोशनी का भी हम्म। तेरा मेरा हुआ, इसलिए भी यहाँ अंधेरा हम्म। हुआ। और एक और शेर है कि हम्म। दिल की आदित्य जी, बात पे आदित्य गजलें जी जरा, सुनाना। जी आदित्य जी, एक मिनट, एक मिनट, मैं रोकूंगा आपको। जी जरा सा देखो फेसबुक लाइव हुआ है या नहीं हुआ। जी जी जी, लाइव तो इसको जरा हो चेक करो। था। लाइव शो हो रहा है। क्यों? ये पेज से जोड़ा है आपने? नहीं, पेज से नहीं जोड़ा लाइव आपने मैंने, पेज से जोड़ा है? प्रोफाइल से जोड़ा था यार। प्रोफाइल से। ये सूर्य प्रकाश, किस? हाँ हाँ। इस पे तो लाइव नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा। मैं जरा इस फिर देखो किसमें है। उसमें पेज प्रोफाइल से ही है। और प्रोफाइल का मतलब है कि वहां पे लाइव लिख के आ रहा है। लाइव दिखा तो रहा है लेकिन स्टेटस पे लाइव चल रहा है क्या? अगर लाइव दिखा रहा है तो हम्म। फिर लाइव चल रहा है। लाइव तो दिखा रहा है इसमें। हाँ, फिर चल रहा होगा, कट करने के बाद समझ आएगा। हाँ, लाइव मुझे लग रहा है प्रोफाइल पे शो हो रहा है। प्रोफाइल को देखो, रेड घेरे में दिख रही है मेरी। इधर तो नहीं चाहिए, आपके पे तो फिर चल रहा होगा, मेरे में तो पता नहीं नहीं दिख यार, रहा। क्या बताऊं। इसका बड़ा गड़बड़ है क्या? खैर, ये सब छोड़िए। आप शेर सुना रहे थे। हाँ, वही रोशनी का भी तेरा मेरा हुआ, इसलिए भी यहाँ अंधेरा हुआ। एक और शेर था कि जी। गजल की बात पे गजलें सुनाना और है, गजल की बात पे गजलें सुनाना और है, अकेले दर्द में कुछ गुनगुनाना और है, अकेले क्या दर्द बात। में कुछ गुनगुनाना और है। एक और शेर है कि तंग आकर जिंदगी की मार से, तंग आकर नेट नेट चला जा रहा जी। तंग आकर है। जिंदगी की मार से। मैं सितम को कंप्लीट भी करिए जरा सनम सा। लिखता गया, मैं सितम को भी सनम लिखता गया। हेलो।
आदित्य जी सुन पा रहे हैं आप? आपका वीडियो नहीं शो हो रहा है। आदित्य जी आप जुड़ नहीं पा रहे हैं लग रहा है। हेलो। हेलो। हाँ भैया नमस्कार प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। आदित्य जी जुड़े थे अभी, आदित्य जी से डिस्कशन हो रहा था। अच्छा अच्छा। और पटल पर आपका स्वागत है। तो आदित्य जी को मैं पुनः जोड़ता हूं। दरअसल आदित्य जी जो है जुड़ नहीं पा रहे थे, मैं उनको गेस्ट के रूप में फिर इनवाइट करता हूं। इस समय मैं रामायण केंद्र भोपाल के कार्यक्रम से जुड़ा हूं, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं उसका म्यूट कर जी जी रखा बस हूं। बस क्योंकि उसमें उस शब्द में कहीं भी कृष्ण जुड़ा हुआ जन्म लेकिन हमें यहाँ पर राम नवमी कहना है और हम यहाँ पर जन्म नहीं कहते। अगर हम चाहते तो हम इसको भी जन्म नवमी कहते हैं, इसे हम जन्माष्टमी कहते हैं, हम जन्म नवमी कहते हैं। और जी भैया जी हाँ, तो आदित्य आ रहे हैं, अभी आदित्य को हमने इनवाइट किया है। ठीक है। तो दरअसल चर्चा इस बात पे हो रही थी कि अभी हाँ जी। आदित्य जी मंची कविता के लिए जो है एक कार्यक्रम आंदोलन चला रहे हैं कि मंची कविता में कुछ सुधार हो। इसके लिए वो एक कार्यक्रम भी करा रहे हैं बिहार में। अच्छा। तो इस वजह से अच्छा अच्छा। हमने कहा बिहार चलो के उनको रहने सुन वाले, लेते हैं थोड़ा सा। बिहार के रहने वाले हैं। आदित्य जी बिहार के रहने वाले हैं। हाँ सूर्य बिहार के प्रकाश जी। रहने वाले हैं सर। जी जी मैं 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 इस समय 2 कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ, एक भोपाल से। अच्छा हाँ, जी जी तो उसमें अंतिम संबोधन हो रहा है, मॉरिशस के हुआ और एक लोग जी श्रीलंका और वहां से नेपाल से। तो राजेश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। जी रामनवमी पर है, भाई प्रकट कृपाला करके कार्यक्रम। तो मैं तो अच्छा ये अरे वाह दर्शक ही जुड़ा हूँ जी जी ये कार्यक्रम। हाँ जी जी चल रहा है चल रहा है। तो हम एक बार मुलाकात इसमें हो जाए तो उनको मैं बधाई दे दूं। जी 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 को वही बधाई दे मैंने दूं। उनको बोला, मैंने कहा ज्वाइन करो। आ रहा है, ज्वाइन हो रहा है। अभी तक लंबी चर्चा चली हम लोगों की। तो भैया काफी दिनों से जो है इसमें आपका जो अगला कार्यक्रम है
काफी दिनों से आपकी कविताएं सुनी नहीं गई हैं, हमें कविताएं आपकी सुनना है। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा आज तो रामनवमी समय है। समय थोड़ा निकालना पड़ेगा आपको। नहीं निकलेगा, समय है। आज तो छुट्टी का भी दिन है। जी, तो मैं हम अभी चाहते हैं एक कि कविता पढ़ दूंगा। जब तक आदित्य जी नहीं है तो आप हमें कुछ कविताएं सुना दीजिए रामनवमी के उपलक्ष्य में। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत बधाई आपको मंच की तरफ से। जी। अ, मैं मैं एक कविता जो है अभी, मेरी एक पुस्तक है ये, मेरी अयोध्या जी मेरे राम। जी इसी जी में मैंने लिखा, एक बहुत ही मार्मिक वो है, जिसमें माँ जी कौशल्या और श्री राम का संवाद है। तो जी उसमें जब राम को बन जाने के लिए बोला गया, तो उस समय जी कौशल्या जी के पास जाते हैं राम जी, और कहते क्या है कि जी हे माँ चरणों की धूली दो, माथे पर जी उसे लगाऊंगा, पट जी से ढक लो माँ सिर मेरा, तुमको एक जी बात बताऊंगा। जी हे माँ चरणों की धूली दो, माथे पर जी उसे लगाऊंगा, पट से ढक लो माँ सिर मेरा, तुमको एक बात बताऊंगा। कि क्या तू बात, आज्ञा बन बहुत जाने सुंदर। की है, कि तू आज्ञा बन जाने की है, पालन करने का अवसर है, रघुकुल की रीत निभाने का यह सच में अद्भुत अवसर है। तो क्या बात, कौशल्या जी क्या कहती है? कौशल्या जी कहती है कि हे पुत्र सुन रहा क्या तुमसे, क्या सच में शब्द ये तेरे हैं? हे पुत्र सुन रहा क्या तुमसे, क्या सच में शब्द ये तेरे हैं? इन बूढ़ी आंखों के आगे क्या सचमुच घन के घेरे हैं? क्या तो बात है, बहुत सुंदर। भगवान राम कहते हैं कि हाँ, हाँ, हाँ माँ मैंने ही बोला है, देखो मेरे सिर राज तिलक, पितु आज्ञा को स्वीकार किया, माँ होना ना तू तनिक विकल। फिर कहते हैं बहुत ही मार्मिक अंदाज में कि छोटा जी सा राज्य अयोध्या का, छोटा सा राज्य अयोध्या का, छोटे को दिया पिताजी ने। छोटा सा राज्य अयोध्या का, छोटे को दिया पिताजी ने, कानन का राज्य बड़ा था माँ, कानन का राज्य बड़ा था माँ, सौंपा है मुझे अवधपति ने। क्या कंचन का बात। राज्य बहुत बड़ा था। जी यह तो मेरा सौभाग्य हुआ, यह जी तो मेरा सौभाग्य हुआ, नद पर्वत जंगल देखूंगा, तपसी जीवन जी कैसा होता, यह ऋषि मुनियों से सीखूंगा। माँ दीन दुखी बनवासी गण के हर कष्टों को जानूंगा, उनके क्या मर्मस्थल बात, तक जाकर जीवन यह धन्य मैं मानूंगा। क्या राजा का बात। धर्म निभाने का, राजा का धर्म निभाने का इससे सुंदर क्या अवसर होगा, पर्वत की घोर कंदरा में माँ तेरे सुत का घर होगा। पर्वत की बहुत सुंदर, घोर बहुत कंदरा सुंदर। में माँ तेरे सुत का घर होगा। जब यह बात कौशल्या जी सुनती हैं तो क्या बोलती है, सुनिएगा। सुन राघव के ये कठिन बैन, माँ नयन अश्रु से भर आए, ऐसे कैसे हो सकता है, बिनु आज्ञा शुद्ध बन जाए। पितु से ऊपर पद माँ का है, माँ की भी कोई आज्ञा है। पितु से ऊपर पद माँ का है, क्या माँ की भी कोई आज्ञा है? हाँ, हाँ माँ, माँ का आदेश मुझे, मझली माँ की भी आज्ञा है, मझली माँ क्या की बात भी है, आज्ञा। बहुत सुंदर। तब कौशल्या जी कहती है बहुत ही गंभीर, यदि ऐसा है तो राम तुम्हें, मेरा भी है आदेश यही, मर्यादा धर्म निभाओ सुत, धारो बलकल का बेस अभी। माँ ने यह कहकर विदा किया, जाओ कर्तव्य निभाओ बेटा, मर्यादित जीवन जीकर लौटो, पुरुषोत्तम बनकर आओ बेटा। क्या बात है यही भैया, मैं। बहुत बहुत मार्मिक राम चरित्र पर, बहुत मार्मिक। राम जैसा ऊंचा चरित्र जो है सिर्फ राम का ही हो सकता है। वाकई में अद्भुत लिखा भैया आपने, अद्भुत लिखा। तो ये हमारे कामायनी मंच के सरबोज, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, हिंदी और अवधी में समान अधिकार रखने वाले बड़े भैया आदरणीय
श्री राजेश सिंह श्रेयस जी, जिन्होंने अभी तक कई लगभग आधा दर्जन उपन्यास और तकरीबन आधा दर्जन साहित्यिक पुस्तकें इनकी पब्लिश हो चुकी हैं। आज बहुत रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने हमारे लिए समय निकाला और मंच पर उपस्थित हुए विशेष अतिथि के रूप में। आदरणीय श्रेयस जी ने हमें रामनवमी के अवसर पर राममय कर दिया, ये हमारे लिए बड़े गर्व की अनुभूति है। मैं इनके बारे में बताता चलूं, इन्होंने 6 रोगियों के जीवन में एक नई ऊर्जा, नई क्रांति भरी है, न केवल अपनी लेखनी से बल्कि अपने कर्तव्य पथ पर भी। ये सदैव 24 घंटे 6 रोगियों की सेवा में लगे रहते हैं और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि साहित्यकार का व्यक्तित्व और कृतित्व एक ही धारा में बह रहा। कई बार तो तमाम विसंगतियां भी आती हैं अखबारों में, लेकिन आदरणीय श्रेयस जी के संदर्भ में ये बिल्कुल ही, जैसे गंगा जी की पावनता पर शक नहीं किया जा सकता, वैसे आदरणीय भैया के त्याग और पुरुषार्थ पर शक नहीं किया जा सकता। मैं रामनवमी पर राजेश श्रेयस जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चलते चलते आशीर्वाद के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में वो हमेशा जुड़े रहेंगे हमसे। वो एक और हमें अपनी छोटी सी रचना जरूर सुना दें, ये हमारी हाथ जोड़कर विनती है आदरणीय श्रेयस भैया से। मुझे उम्मीद है वो निराश नहीं करेंगे। एक रचना मैं आपको और सुना देता हूँ, और चूंकि आज रामनवमी का दिन है तो राम से ही जुड़ी बात। और दूसरी जी चीज, यह संवाद थोड़ा विपरीत तरीके से आप राम के विषय में सुन रहे हैं। अब मैं रावण की बात करता हूँ। मैं रावण जी बहुत बड़ा विद्वान था, और वो जी क्या एक प्रश्न करता है आज के जनमानस से। जी इस प्रश्न को इस कविता के माध्यम से मैं कहूंगा तो शायद मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाएगा और आप सभी को अच्छा लगेगा। सुनिएगा। निश्चित तौर। रावण की ये वेदना है, यह एक तरह से जी संदेश है, और यह एक व्यंग भी है, एक बहुत बड़ा कटाक्ष है। तो जी कहता है कि हे राघव तुमसे रंजिश थी जो तुमने मुझको मारा था। हे राघव क्या बात। तुमसे रंजिश थी जो तुमने मुझको मारा था, क्योंकि मैंने गलती की थी इस कारण ही मैं हारा था। क्योंकि मैंने क्या बात। गलती की थी इस कारण ही मैं हारा था। हे राम मेरा संहार, हे राम मेरा संहार हुआ, मैं जलने को तैयार हूं। हे क्या बात। राम मेरा बहुत संहार सुंदर। हुआ, मैं जलने को तैयार हुआ। मैं जलता था फिर भी राघव, मैं जलता था फिर भी राघव, मैं हर पल तुमको जपता था। मैं क्या जलता बात। था फिर भी राघव, मैं हर पल तुमको जपता था। अपनी इस भारी गलती का एहसास सदा ही करता था। अपनी इस भारी क्या बात। गलती का एहसास सदा ही करता था। लेकिन तेरे ये बंदे जो मुझको लेकर आते हैं, हर वर्ष बनाते एक रावण, हर वर्ष बनाते एक रावण, सब मिलकर साथ जलाते हैं। इनकी रंगत तो देखो, इनकी रंगत तो देखो, संगत को क्या देखो। सुंदर इनकी क्या रंगत बात है, तो बहुत सुंदर। देखो, क्या सुंदर खेल निराला है। करते हैं ये मीठी बातें, दिल के भीतर तो काला है, दिल के क्या भीतर तो बात। काला। ये ऊपर काला। से मुझे जलाते हैं, ये ऊपर से मुझे जलाते हैं, खुद अंदर अंदर जलते हैं। ये क्या ऊपर बात है, से बहुत मुझे सुंदर, बहुत जलाते सुंदर। हैं, खुद अंदर अंदर जलते हैं। मैं ज्वाला में एक दिन जलता हूँ, ये ईर्ष्या में हर दिन जलते हैं। मैं ज्वाला क्या में बात है। कि मैं ज्वाला में एक दिन जलता हूँ, ये ईर्ष्या में हर दिन जलते हैं। एक बार जो मैंने गलती की थी, एक बार जो मैंने गलती की थी, वह गलती हर दिन करते। एक क्या बार जो बात। मैंने गलती की थी, वह गलती हर दिन करते हैं। एक बार सिया का हरण किया, ये रोज सिया का हरण। एक बार क्या बात। सिया का बहुत हरण सुंदर। किया, ये रोज सिया को हरते हैं। अरे मैं तो सीता के ढिग जाता था, मैं तो सीता के ढिग जाता था, अपनी पत्नी को लेकर के। मैं सीता के ढिग जाता था,
अपनी पत्नी को लेकर के ये रंग रैलियां मनाते हैं सारी मर्यादा खो कर। ये रंग रैलियां मनाते हैं सारी मर्यादा खो करके। हे राम धरा पर लौटो तुम, हे राम धरा पर लौटो तुम, धरा पर इन लौटो। सब रावण को मारो तुम। हे राम धरा क्या पर बात। लौटो तुम, इन सब रावण को मारो तुम, मुझे दसमुख को तो मार दिया, मुझे वाह, दसमुख को तो क्या मार बात, दिया, बहुत सुंदर। इन मुखौटों को भी मारो तुम, इन मुखौटों को क्या भी बात, मारो। क्या बात। यही मेरी कविता। बहुत 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 सुंदर कविता। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति रही। भगवान राम के चरित्र को मैं तो कहता हूं कि आंशिक रूप से आपने जिया भी है, तभी शायद इतना सार्थक लिख पा रहे हैं। अरे अन्यथा सब आपकी इतना सार्थक लिखना तो शायद है कि किसी कलम के बस की बात हो। नहीं, आजकल तो वही चल रहा है कि रोज कंबल ओढ़ता है सर्दियों को लोग, जीते जा वाह, रहे खुदगर्जियों को। क्या बारिशों बात। में धूप बन लाचार बैठी, दे रही है नाप सारे दर्जियों को। सच का क्या बात। चेहरा झूठ लेकर घूमता है, दे रहे सब मुंसिफों में अर्जियों को। तो क्या बात। भैया आजकल का ये माहौल है, ऐसे में आप पवित्रता बनाए हुए हैं जीवन की, ये बड़ी बात है। तो मैं पुनः पटल की तरफ साहित्य से आपका। पवित्र चीज है। जी साहित्य तो साधना है ना। साहित्य बिल्कुल, को अगर आप साधना मान निश्चित तौर के, पे। और इसको तो साहित्य को जो साधना मान के चलता है, मैं तो बार बार कहता हूँ, जी जी साहित्य जो है इसको पूजा मान के करिए। जैसे ईश्वर की पूजा करते हैं तो कम से बिल्कुल कम उतने देर के लिए मंदिर में हम जब जाते हैं तो थोड़ा सा अपने को अलर्ट महसूस करते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल। हमें साहित्य लिखते हम्म, समय और साहित्य जी में जी कुछ कहते समय अपनी मर्यादा को एक मंदिर जैसा साहित्य को मान करके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया। आपके साथ जिसको भैया जोड़ने अच्छा, थे वो, कार्यक्रम कार्यक्रम के अंत में जो है, मैं चाहूंगा कि हमारे कामायनी मंच के लिए आप दो शब्द कह दें, हमारा मार्गदर्शन करें। कामायनी के लिए तो इतना ही कहना चाहूंगा। एक तो शब्द है कामायनी को आपने जो कामायनी रखा, जिस दिन आपने जी इस मंच का नाम कामायनी रखा उस दिन ही मुझको बड़ा हर्ष, क्योंकि इधर जी पीछे 1 साल 2 साल से मैं कामायनी पर ही बहुत ज्यादा या तो कुछ कर रहा हूँ या तो सुन रहा हूँ। जी दूसरी चीज, जी कामायनी खुद में ही एक ऐसा नाम है जो साहित्य का इतना परिचित चेहरा है, इतना परिचित शब्द है, और उस कामायनी के लेखक इतने महान हैं कि इसकी तो बात ही अनु कामायनी एक एक शब्द जो है, कामायनी एक ऐसी कल्पना भी है। जब अगर कामायनी को ही आपके इस मंच से जोड़ के कहूँ तो जी कामायनी जी कल्पना का ही एक स्वरूप है, क्योंकि उसमें श्रद्धा मनु इड़ा की बात होती है। उस समय बिल्कुल। की बात जबकि पूरे प्रलय का माहौल है। इसका मतलब जी है कि जब से निकलती है उसमें किस कल्पना पर आप कभी ले जाता है। तो मैं अगर इससे जोड़कर बिल्कुल कहूँ आपकी से, तो जितना कम समय में आपने कामायनी का सृजन किया उससे ही कामायनी जैसा उतना ही वो मंच आपका प्रखर होके निखर करके आ गया। क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि कामायनी में रोज रोज लोग जुड़ रहे हैं, और जो जी जी शुचिता है साहित्य की, मैं तो बस जी जी यही कहूंगा कि कामायनी के साथ अन्याय ना। कामायनी अगर सुचिता वाला एक काव्य संग्रह है, जयशंकर प्रसाद की अद्भुत कृति है, तो यह जी मंच उसी तरीके से होना चाहिए कि इसके अंदर भी किस चीज से दूर रहना है। आपके सारे जी जी जितने भी इसके सहभागी हमारे मित्र कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनको जी जी चाहिए कि कहीं भी ऐसी कोई आप समाज को दे दें, समाज में कुछ बिल्कुल विद्वेष ना आ जाए समाज के साथ, बिल्कुल बल्कि आप रचना ऐसा करें जो अधिक से अधिक आप समाज को सकारात्मक चीजें दें, बिल्कुल नकारात्मकता से बिल्कुल दूर, निगेटिविटी करके प्रचार मिल सकता है।
बिल्कुल भैया, बिल्कुल लेकिन आप उपकार नहीं कर सकते। बिल्कुल समाज भैया, का बिल्कुल उपकार करने के लिए आपको सकारात्मकता होनी चाहिए, बशर्ते बिल्कुल आपके भैया। लेखन को शायद ज्यादा न पहचान मिले, लेकिन इतना जी जी जरूर हो कि ऐसा हो जाए कि मुझे तो विश्वास है कि कामायनी अच्छे एक बड़ा अद्भुत स्थान बहुत शीघ्र ही पाएगी, और इससे जी काफी जी लोग जुड़ गए हैं। तो मेरे पास समय का इतना अभाव, अभी मैं भोपाल के कार्यक्रम को अभी मैंने वो किया है, जी उससे अपने को तो हटा हूँ और फिर जुड़ूंगा, क्योंकि रामायण केंद्र भोपाल के जी निदेशक राजेश जी श्रीवास्तव जी जुड़े थे, मॉरिशस के जी एक राइटर नेपाल से और श्रीलंका से, तो बड़ा कार्यक्रम जी हो जी रहा था। जी और जी अभी मैं ओरछा भी गया था, उनके कार्यक्रम में ये बुलाया गया था। ये आपका ये आपका भैया मुझ पर परम श्रेय ही है कि आपने समय दिया, मुझे समय निकाला। और अगले अगले सप्ताह भैया मैं आप चाहता हूं कि अगले सप्ताह अगर आपके पास समय रहेगा तो मैं आपसे समय ले लूंगा शाम का। तो पूरा कार्यक्रम आप पर केंद्रित होगा, तो कोशिश करिएगा भैया समय निकालने की। मैं थोड़ा सा हाँ हाँ प्रार्थना जरूर, कर रहा अगले हूं आपसे। सप्ताह ठीक है। अगले सप्ताह का एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जी ये चीज हम थोड़ा हमसे 2 दिन पहले इसको जानकारी हमारा हमारा शेड्यूल का, ठीक है ना? जी 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 तो ठीक है, फिर हम थोड़ा सा उस कार्यक्रम से जुड़ लें, तो मैं तो ये चाह रहा था। जी जी हाँ ठीक जी है ना? जी जी ठीक 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 राजू भैया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जितने जिस कहानी तरीके से से जुड़े हुए हमारा जितने लोग हैं, सबको मेरे तरफ से ही और बोलिएगा। जिस तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया, तो मैं कार्यक्रम से जुड़े अपने आदित्य भाई जी का उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राजेश भैया का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अनवरत मंच की गरिमा बढ़ाते रहें, आते रहें। और इसी के साथ ही मैं सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग पुनः अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार।